सही है। और वो स्लो वाली बात बता था। अच्छा, अब ये जो ग्राफ हमने लास्ट टाइम बनाया है वो था बी आई, और मैंने कहा था कि अगर ओमिक कंडक्टर होगा तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इसके लिए यार मुझे क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर ये आपके पास मेटालिक कंडक्टर होगा तो याद रखिएगा मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। रेजिस्टेंस बढ़ने का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब यह है कि जो कर्व होगा वो वोल्टेज एक्सिस के दरमियान में जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कर्व का स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है स्लोप को बढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर इसी ग्राफ को ऐसे बनाया जाता है तो ये ग्राफ जो है वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ बढ़ेगा। याद रखिएगा कि जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो ग्राफ जो है वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ पॉइंट करता है। अब अगर वोल्टेज y पर है तो ये y पर जाएगा, x पर है तो x पर जाएगा। ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है किसका? मेटालिक कंडक्टर, या जिसको हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक मतलब हमेशा स्ट्रेट है, या नॉन ओमिक। इसी तरह एक और कंडक्टर होता है जिसको नाम दिया जाता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की मतलब क्या है? टेम्परेचर में बढ़ने से थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है? कम। ठीक है। याद रखिएगा थर्मिस्टर दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एक कहलाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अभी टेम्परेचर कोएफिशिएंट आगे आने वाला है। जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है उसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो ये है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। ऐसी सूरत में अगर ग्राफ ऐसा है तो फिर जो कर्व है वो करंट एक्सिस की तरफ बेंड होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरह एक चीज होती थी जिसका नाम था डायोड। डायोड की खास बात ये होती है कि डायोड जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और डायोड में वो शायद आपको याद है पी टाइप होता है। मेरे पोटेंशियल होता है 0.4 से 0.7 वोल्ट, डिपेंड करता है कि जर्मेनियम से बनाया गया है या सिलिकॉन से। लिहाजा जब डायोड का एक कर्व बनता है तो इस कर्व की खास बात ये होती है कि ये जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता ये हॉरिजॉन्टल ही है, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है करंट नहीं, और उसके बाद एक कर्व ऊपर की तरफ है। ठीक, हमें सारे ये कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। वो आपसे हम सिंपल में पूछ सकते हैं कि ये वाला ग्राफ जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अपने पास हाँ, अपने पास ये सब सारे ग्राफ बना तो चैप्टर बना लेंगे। ऑस्ट्रेलिया। टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है।
थर्मिस्टर की जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम रहेगी। सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक स्विचेस वगैरह आपने अप्लाई किए, हीट सेंसर्स आपने यूज होते हैं उस तरीके से। जब हमने ओम्स को जब पढ़ा तो हमने कहा था कि ओम्स का पासिंग थ्रू कंडक्टर is directly proportional to potential if it is applied provided that physical state remain the same। क्यों? ओमिक कंडक्टर में आर का कांस्टेंट बहुत जरूरी है। अब ये जो आर है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो हम बात कर रहे हैं किसके फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। शॉर्टर वायर की रेजिस्टेंस कम होगी, लॉन्गर वायर की ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब मैं कहता हूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्या मतलब है? थिन वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होगी। अगर हम इन दोनों फैक्टर को मिला दें तो फॉर्मूला बनता था R इक्वल रो L अपॉन ए, जहां पे ये जो रो है इसको नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम होता है क्या? रेजिस्टिविटी। या तो इसको नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है? जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, जो रेजिस्टिविटी है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इस जुमले का क्या मतलब? अगर मैं आपको चार कंडक्टर दूं, कंडक्टर वन, कंडक्टर टू, कंडक्टर थ्री एंड कंडक्टर फोर, अब चारों की लेंथ में भी फर्क है, चारों के एरिया में भी फर्क है, तो इसका मतलब चारों की रेजिस्टेंस में भी फर्क होगा। R1, R2, R3, R4। क्योंकि चारों वायर कॉपर के बने हैं तो सब के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है? सेम। क्योंकि चारों वायर जो है वो किसके बने हुए हैं? कॉपर के, तो सबके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम है। ठीक, हमें जो है वो ये वाली बात बताना चाहिए कि चारों के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम है। रेजिस्टिविटी सिर्फ इस पर डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तभी आपने फॉर्मूला और भी पढ़ा था, change in resistance is equal to alpha R naught delta T या RT equal R naught 1 plus alpha delta T। जहां पे R naught का मतलब होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में निकाला जाता है। उसका रीजन ये कि आपकी किताब में जितने रो और अल्फा गिवन है वो सब 0 में गिवन, तो वही इनिशियल है। ये वो पॉइंट है जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। अगर ये अल्फा पॉजिटिव हुआ तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन अगर ये अल्फा नेगेटिव हुआ तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। तभी हमने थर्मिस्टर को कहा था नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक, हमें तो ये वाला कांसेप्ट पता होना चाहिए कि कब कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है, कब कम होती है, और जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती।
अब इस कॉन्सेप्ट को वो कुछ क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे कैसे। एक कंडक्टर की लेंथ है एल, एरिया है ए, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, रो एल अपॉन ए। मैं आपसे कहूं मैंने कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दी। ये लेंथ डबल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि मेरे पास एक स्पूल ऑफ वायर था, 1 मीटर वायर था, मैंने कहा दो चढ़िए आपने, और वायर जैसा आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो थाल होता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, वैसे लेता है। इसी तरह स्पूल ऑफ वायर होता, मुझे 2 मीटर वायर चाहिए, मैंने 2 मीटर वायर ले लिया, कोई मुझसे कहा 3 मीटर, मैं 1 मीटर और ले लूं। ऐसी सूरत में कंडक्टर की लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्यों? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इधर वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, इधर वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, तो नजर आ रहा है यहाँ तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब अगर आपसे कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाले तो आप क्या कहेंगे, सर आर बराबर है रो एल की जगह 12 और 8, तो ये बन जाएगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसको अगर मैं आर डैश कर दूं तो आर डैश इज टू आर। ये सवाल पूछने का एक तरीका है। कभी कभार वो सवाल में जब इस्तेमाल करेंगे, आप वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, एक वायर को आपने स्ट्रेच किया टू डबल, तो जब वायर को स्ट्रेच करेंगे लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन उसका एरिया क्या हो जाएगा, आधा। क्योंकि जब आप वायर को खींचेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसी सूरत में वॉल्यूम की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो कभी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, या वो कभी कहेंगे लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये कि आपने एरिया को क्या कर दिया, आधा। अब अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस निकालूं तो रो एल अपॉन ए, इसका मतलब बनेगा 4 रो एल अपॉन ए, यानी 4 आर। अब रेजिस्टेंस डबल नहीं होगी बल्कि कितनी हो जाएगी, 4 आर। तो आपको ना ये दोनों केसेस का फर्क समझ में आना चाहिए। जब वो कहते हैं लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, ये तो हमने सिर्फ लेंथ को क्या किया, डबल। तो हम ये देखें वो लेंथ डबल कैसे हुई है। अगर वो लेंथ इस तरह डबल हुई है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वो स्ट्रेचिंग वाला केस है। और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ये वाला केस है। तो दोनों को सॉल्व अलग अलग तरीके से किया जाता है, नोट कर सकते हैं।
होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन से लेंथ चेंज हो रही है उस हिसाब से एरिया भी चेंज रहेगा, बस एक बड़ा होगा एक कम होगा। अगर अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक वायर है, इस वायर की डिस्टेंस है r, मैंने इस वायर को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दी, बताइए हर पार्ट की डिस्टेंस कितनी है? r बाय 2, क्योंकि जब लेंथ आधी करते हैं डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आधी। लेकिन अगर सवाल ये होता है एक वायर है जिसकी रेसिस्टिविटी है रो, मैं इसको जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, हर पार्ट की रेसिस्टिविटी क्या है रो, क्योंकि रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया की प्रॉपर्टी थी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सिर्फ मटेरियल चेंज हो या मटेरियल का टेम्परेचर चेंज हो तो चेंज होगी वरना नहीं होगी। अब ये जो रेजिस्टेंसेस है इनके आप दो तरह के कॉम्बिनेशंस पढ़ो, एक आपके पास कहलाता है क्या सीरीज। अब ये सारा का मैंने थोड़ा सा पहले कैपेसिटर के लिए भी पढ़ा, सीरीज में क्या होगा, एक दो तीन रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए कि there is only one path for the flow of electric current। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है, करंट रिमेन्स द सेम, यानी I1 बराबर होगा I2 बराबर होगा I3। अलबत्ता सीरीज में वोल्टेज क्या आता है डिवाइड, तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, सीरीज में इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और शायद आपको रूल याद है डायरेक्ट सम है, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो लार्जेस्ट प्लस सर्किट से भी क्या होगा ज्यादा होगा। अगर यही कॉम्बिनेशन पैरेलल होता, अगर आप बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दो तीन एक साइड से कनेक्ट होते हैं, यहां पर वोल्टेज रिमेन्स द सेम है, रिमेन्स द सेम, क्यों? क्योंकि each resistor is directly connected to the
7। अलबत्ता यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड, करंट डिवाइड्स, तो फिर I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगर आप सीरीज में इक्विवेलेंट निकालना चाहें 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन I1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। और शायद रेसिप्रोकल सम आपको याद हो, जो आंसर आता है वो लेस देन लीस्ट होता है, सर्किट में सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे भी कम आएगा। अपने वन नोट करें। चलो आंसर खत्म करिए। करंट को मल्टीपल पास। वो मिल जाता है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी न्यूमरेटर करवाया था यार, रेशियो थ्योरम से। सही। मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
दोनों आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, याद रखिए। एक आपके पास है, दिस इज 5 ohm, 15 ohm, 80 वोल्ट। मुझे दोनों का वोल्टेज चाहिए। ठीक है, और एक सवाल मेरे पास ये है, 6 ohm, 12 ohm, 60 ohm, और मुझे चाहिए इसका करंट और इसका भी करंट। तो दोनों सवाल जल्दी से सॉल्व कर लीजिए वैसे। क्या आंसर निकाला इसका? इसका कितना है? देखिए, सॉल्व करने के दो तरीके हैं। वैसे सॉल्व करो जैसा हम फर्स्ट सॉल्व करते थे। पहले वैल्यू निकालेंगे, 5 + 15 क्या आंसर आएगा? 20। फिर टोटल करंट निकालेंगे, V अपॉन R, 80/20 is 4 एम्पीयर। फिर आपको याद है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, तो V1 का मतलब होगा I1 R1, I1 4 है, R1 कितना है? 5, आंसर आएगा 20 वोल्ट। और अगर मुझे V2 चाहिए होगा तो आप लिखेंगे I2 R2, I2 तो 4 ही रहेगा क्योंकि करंट सेम है, और R2 कितना है? 15, मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ जाएगा? 60। लेकिन अब इसको वैसे तो रेशियो थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर एक बार ध्यान में रखिए,
वी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वहां वो इनवर्स हुआ करते हैं, तो इनवर्स रेशियो वाली ट्रांजिशन करा है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आर का रेशियो है 1:3। अगर आर का रेशियो 1:3 है तो वोल्टेज का रेशियो भी क्या होगा, 1:3। कैपेसिटर में इनवर्स रेशियो होता है। अब 1:3 का मतलब है टोटल 4 पार्ट्स, तो इसको आप कर देंगे डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आएगा 20। एक पार्ट इधर जाएगा, 3 पार्ट्स इधर जाएंगे, तो एक पार्ट इधर आने का मतलब 20 है, 3 इधर आने का मतलब 60 है। तो आप रेशियो थ्योरम से भी आंसर निकाल सकते हैं। जहां तक सवाल है इसका, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। अगर यहाँ पर वोल्टेज 60 है तो दोनों के लिए क्या है 60। तो इसका करंट अगर निकालना है तो V अपॉन R, 60/12, आंसर क्या है 5। और अगर इसका करंट निकालना है तो V अपॉन R, 60/6, आंसर क्या है 10। क्या यही आंसर निकाला हम लोग, तो ऐसा क्यों, गलती से हमारी क्या किया, हमें आई चाहिए था। अच्छा आपने यहाँ पर फिर वो गलती की जो कल भी एक साल में की थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है सेम। पैरेलल में आपको वोल्टेज के ऊपर रेशियो लगाने की नीड नहीं होती ना, तो सेम ही रहता है। बात तरीका समझ में आ गया। ये आपके पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के इतने हल्के फुल्के न्यूमेरिकल तो हमें आने चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर आपने एक लॉ पढ़ा था जिसको आप नाम देते थे किरचॉफ्स लॉ। बहुत सारे लोग उसको किरचॉफ भी पढ़ रहे होते हैं, आप जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। आपने जब किरचॉफ्स लॉ पढ़े तो वो दो पढ़े, एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ था और एक था सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ का नाम दिया जाता था केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। और ये करंट लॉ क्या कहता था, अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर R2 और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर R3, इस पॉइंट को कहते हैं नोड, जहां पर रेजिस्टेंस आके मिलती है। किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि जो करंट टुवर्ड्स नोड होता है वो बराबर होता है करंट अवे फ्रॉम नोड के। यानी इस डायग्राम के मुताबिक I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। ये आपके पास है किरचॉफ्स करंट लॉ। I1 बराबर होता है इसके I2 प्लस I3 के, ठीक है। करंट टुवर्ड्स द नोड इज सेम एज करंट अवे फ्रॉम द नोड, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, करंट टुवर्ड्स नोड इज सेम एज करंट अवे फ्रॉम नोड। ये इसकी एक शक्ल और भी थी, सिग्मा करंट इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा इसमें जो टुवर्ड्स होता है उसको पॉजिटिव लिखा है, तो जो अवे होगा वो क्या बताएगा नेगेटिव। यानी अगर इसकी एक एग्जांपल आपने किताब में एक सॉल्व भी कर रखी है, अगर मैं पहले यहाँ पर बना दूं, अब फर्स्ट करें मुझे कोई वैल्यूज गिनी, वो वैल्यूज 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 15 एम्पियर। आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए यहाँ पे करंट कितना होना चाहिए। देखिए आपसे कहा जाएगा कि इस ब्रांच में करंट कितना होना चाहिए, सर अटेम्प्ट करिए, अगर आपसे सॉल्व हो गया ठीक है, मैं सोल्व करूँ। आपको करंट की वैल्यू भी बतानी है, करंट की डायरेक्शन भी बतानी है।
क्या दोनों चीजें बतानी है, वैल्यू भी बतानी है, ये भी बताना है कि करंट जो है वो टुवर्ड्स बनेगा, करंट जो है वो आगे बढ़ेगा। नेगेटिव साइन तो नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। सॉल्व हो गया, अभी करते हैं। कह रहा है, अबे चल अब देख रहे थे। देखिए सवाल सॉल्व करने के ना दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि टुवर्ड्स एक तरफ रखें, अब एक तरफ रखा फिर फैसला करें। इस इक्वल टू लिखा है अब ये अबे है, ये अबे है, और ये अबे है, तीन अबे। तो 6 7 13 और दो कितना हो गया, 15। अब ये कितना है टुवर्ड्स, ये भी कितना है टुवर्ड्स। 15 और 10 कितने बन गए, 25। अब इसका मतलब तो ये हुआ क्या, क्या ये 25 और ये 15 है, तो मुझे यहाँ पर 10 ऐड करना पड़ेगा। कौन सी साइड पे ऐड कर रहा हूँ, अवे वाली साइड पे, तो 10 एम्पियर अवे आना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो 10 एम्पियर अवे करना चाहिए। एक मिनट, ये वाली बात समझ में आ रही है। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप समेशन ऑफ ऑल करंट शुड बी जीरो अप्लाई करें, और उस पर टुवर्ड्स को प्लस रखेंगे, अवे को नेगेटिव। तो 15 प्लस 10 -6 -7 और -2, और एक ये करंट है जिसका हमें नहीं पता, I इक्वल 0। जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 10 प्लस I इक्वल 0, I इक्वल -10। ये माइनस से बता रहा है कि ये अवे है, तो रिजल्ट दोनों से आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। रिजल्ट आपके पास दोनों से क्या आएगा, सेम। या तो इस लॉजिक से सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर करंट माइनस में आ गया तो इसका मतलब अवे है, प्लस में आ गया तो टुवर्ड्स है। जल्दी से नोट करिए।
अच्छा, जो केसीएल था इसको कहा जाता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं टोटल करंट एंटरिंग द नोड इज सेम एज टोटल करंट लीविंग द नोड, तो ये आपके पास क्या आएगा, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर आप किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है केवीएल। और अगर आप जल्दी से केवीएल भी रिकॉल करते हैं, अगर मेरे पास सर्किट बना हो, ईएमएफ टी, यहां मौजूद है एक रेजिस्टेंस, और लेट्स से ये है 6 वोल्ट, इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम। अब अगर आप बात करते हैं केवीएल की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, तो इसका उसूल सीधा सा है, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज राइज, या फिर समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज 0, जिसमें आप ड्रॉप को माइनस में लेंगे और राइज को इसमें लिया जाएगा पॉजिटिव में। अब इसका मतलब समझिए, हम करते हैं कि हम यहां पर एक अदर डायरेक्शन ऑफ करंट बना, तो करंट हमेशा कन्वेंशन होता है, प्लस से कहा जाएगा माइनस। ठीक, याद रखिएगा, अगर बैटरी के अंदर या सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन बन रही है प्लस से माइनस, तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप। और अगर डायरेक्शन बन रही है माइनस से प्लस इस तरह, तो दिस इज कॉल्ड राइज। यानी ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने बनाई है, ये सेल के माइनस से कहां जा रही है, प्लस, सो दिस इज राइज। सेल के अंदर माइनस से प्लस, तो ये क्या कहलाएगा, राइज। जो रेजिस्टर होता है, याद रखिएगा, रेजिस्टर में करंट ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, कन्वेंशनल करंट है, इट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। रेजिस्टेंस के अंदर हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अब अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं कि वोल्टेज राइज इज सेम एज वोल्टेज ड्रॉप, तो इस डायग्राम में राइज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 6, ड्रॉप की जगह मैं लिखूंगा I इंटू R। अब मुझे पता है कि यहाँ पे R कितना है, 6, सॉरी 5, तो I की वैल्यू हो जाएगी 6/5 यानी 1.2 एम्पियर। ये तो नहीं एक रेजिस्टेंस से लेके इसके आपको कोई फायदा शायद नजर ना आ रहा है, ये कहां पर इस्तेमाल हो जाएगा, अगर थोड़ा सा सर्किट आपको बड़ा दे देते हैं, प्लस माइनस, यहाँ पर मौजूद है एक रेजिस्टेंस, इधर आपके मौजूद है प्लस माइनस और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर। ठीक है, आपको वैल्यू बता दीजिए, आपको वैल्यू क्या बता दीजिए, दिस वन इज 10 वोल्ट, दिस वन इज 3 वोल्ट, दिस वन इज 5 ohm and this one is 10। आपसे क्या रहेगा, फाइंड करंट इन दिस सर्किट, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो करंट की डायरेक्शन दी है, लेट्स से ये डायरेक्शन की, ये वाली जो डायरेक्शन मैं बनाता हूं, ये तो मेरी मर्जी की होती है, मैं जिस डायरेक्शन में चाहूं बना लूंगा, चाहूं तो क्लॉकवाइज बनाऊं, चाहूं तो एंटी क्लॉकवाइज। अब सब इसके मुताबिक चलेंगे, इज इक्वल टू लिखा है, एक तरफ ड्रॉप लिखेंगे और एक दफा राइज लिखेंगे। ये बताइए इसको किस खाते में डालूं, माइनस से प्लस, राइज, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 10। जब करंट इससे गुजरेगा तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, तो ये ड्रॉप की साइड पर होगा, तो ये लिखा जाएगा 5i, क्योंकि आई होता है। इसको किस खाते में डालना, माइनस से प्लस, राइट, देखिए ना, माइनस से प्लस आएगा इस डायरेक्शन में, देखिए, तो ये भी किस खाते में जाएगा, राइट में, ये आ गया 3। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ड्रॉप, तो ये लिखा जाएगा 10i, यहाँ पर जाएगा 13, ये क्या बनेगा 15i, यानी i इक्वल 13/15, डेसिमल वैल्यू आपको समझ आ गई। हाँ, इतना करंट, ठीक, अपने पास सब नोट कर लीजिए।
चलो बोला इसके सेट फुटबॉल सेट कर कॉपी कर दिया सेल के अंदर देंगे तो सेल में होगा तो क्या होगा माइनस से प्लस में तो जाएगा हाँ अच्छा इसी चैप्टर में आपने केवीएल और केसीएल को इस्तेमाल करके एक टॉपिक और पढ़ा था इसका नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज क्योंकि पेपर में डेरिवेशन क्वेश्चन नहीं आती तो जो बेसिक बात याद होनी चाहिए वो सुनी व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज में आपके पास टोटल 4 डिस्टेंस है
R1 R2 R3 और उसके बाद R4। ये वाला पॉइंट कहलाएगा जंक्शन ए, ये कहलाएगा जंक्शन बी, ये कहलाएगा जंक्शन सी, ये कहलाएगा जंक्शन डी। मैं क्या करता हूँ, दो अपोजिट जंक्शन पे बैटरी लगाता हूँ या सेल। तो मैंने ए पे लगा दिया पॉजिटिव और सी पे लगा दिया नेगेटिव, और जो बाकी दो जंक्शन है इनके दरमियान में लगा देता हूँ एक गैल्वानोमीटर। करंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक की लगाई जाएगी जिसको कहते हैं की 1, और एक की यहाँ पे लगाई जाएगी जिसको कहते हैं की 2। ये बराबर व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक खास कंडीशन में इस्तेमाल होता था जिसका नाम होता था क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने का मतलब ये होता है कि गैल्वानोमीटर विल गिव यू नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब होता है जीरो रिफ्लेक्शन, और गैल्वानोमीटर की जीरो रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि देयर इज नो करंट इन द गैल्वानोमीटर। इस जुमले का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नल पॉइंट है तो जितना करंट I1 है वही करंट क्या बन जाएगा I2। देखिए जब करंट I1 यहां से जाएगा गैल्वानोमीटर से तो गुजरेगा ही, तो सारा किस पर जाएगा R2। इसी तरह I3 इसके बराबर हो जाएगा I4। लेकिन ऐसा सिर्फ कब होगा जब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होगा, बैलेंस होगा। इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज सेम एज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज जीरो। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो आप यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल R3 अपॉन R4। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं किस शक्ल में, R1 अपॉन R2 इक्वल R3 अपॉन R4। अब इन चार में से कोई तीन डिस्टेंसेस गिवन होगी, चौथी अननोन होगी जो आपको मालूम है। तभी हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज से आप अननोन रेजिस्टेंस को जो है वो मेजर करते हैं। इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बुनियाद बनाकर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, जिसको कभी कभार हम इस तरह भी ले लेंगे मीटर ब्रिज। प्रैक्टिकल में यूज किया क्या होता था, एक स्केल लगा हुआ होगा जिसमें यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 100 यानी एक दिख रखा है, ठीक। यहाँ पर दो टर्मिनल्स होंगे, एक यहाँ पर, इधर दो टर्मिनल, और एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर। हम क्या करते हैं, इस जगह पर कनेक्ट करते हैं एक सेल। अच्छा याद रखिएगा ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड असल में ये नहीं है, और कनेक्टेड असल में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक वायर लगा हुआ होता है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर की। तो सब कनेक्टेड है, ये कहलाता है लेफ्ट गैप और ये क्या कहलाता है राइट गैप। लेफ्ट गैप पर मैं लगाता हूँ अननोन रेजिस्टेंस X, राइट गैप पर मैं लगाता हूँ नोन रेजिस्टेंस R। बीच में कनेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर और गैल्वानोमीटर से जॉकी यानी की। अगर आप थोड़ा सा समझे ना, इस जॉकी को इस वायर में ऐसे पॉइंट पे एडजस्ट करना होता है कि गैल्वानोमीटर कितनी रीडिंग दे, 0 यानी नल पॉइंट। फर्स्ट लेवल नल पॉइंट इस पे आ, तो ये जो लेंथ है ये x के सामने है तो इसको क्या कहते हैं lx। तो जो लेंथ बच गई वो क्या कहते हैं lr, क्योंकि वो r के सामने। अब जरा गौर कीजिए, जब मैं जॉकी को इस पॉइंट पे रखूंगा ये एग्जैक्टली ये हो जाएगा। आप चाहे तो वेरीफाई करें कैसे। जब मैंने जॉकी को यहाँ रखा था तो ये बन गया R1, ये बन गया R3, दोनों एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। R1 R3 दोनों एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। वो पॉइंट किससे कनेक्टेड है, सेल, और सेल से क्या कनेक्टेड है ए की। तो आप चाहे तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ रिजल्टेंस के लिए की लगा दें, या आपने एक की यहाँ पे लगा दी। अब दोबारा देखो, जब मैं इस जॉकी को यहाँ रखूंगा
तो R1 R3 सेल आता है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, R2 R4 और वो किससे कनेक्टेड है, ये बाहर वाला पूरा सर्किट बन गया। पॉइंट बी और डी किससे कनेक्टेड है, गैल्वानोमीटर और की से, अगला वर्जन देखिए, ये पॉइंट बी है जहां पे R1 और R2 मिलते हैं, ठीक है। गैल्वानोमीटर जॉकी जिस पॉइंट पे रखी है वो पॉइंट क्या है, पॉइंट बी। कुछ विजुलाइज कर पा रहे हैं, एक्स R1 ये R2, इसकी रेजिस्टेंस R3 है, इसकी रेजिस्टेंस R4 है। जब गैल्वानोमीटर नल पॉइंट देगा तो आप इस पर अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, x अपॉन r इज इक्वल टू r x अपॉन r r, इसकी रेजिस्टेंस को r x करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को r, तो x का फॉर्मूला ये बन जाएगा r x अपॉन r r इनटू r। अब आज ही की क्लास में थोड़ी देर पहले बताया कि r x कैसे निकालेंगे, रो l x अपॉन a, आर कैसे निकालेंगे, रो एल आर अपॉन ए इंटू आर, रो से रो कैंसिल, ए से ए। तो जो फाइनल फॉर्मूला बनता था जो आपने प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल किया है वो ये है, x इक्वल आर टाइम्स एल एक्स अपॉन एल। इस मीटर रेंज को इस्तेमाल करने के लिए कंडीशन ये है कि जो वायर है दैट शुड बी ऑफ सेम मटेरियल, क्यों, क्योंकि आपने रो को कैंसिल किया है। अगर वायर का मटेरियल चेंज हो जाएगा तो रो चेंज में कैंसिल नहीं होगा। वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, सेम। क्यों, क्योंकि आपने एरिया से एरिया को क्या किया, कैंसिल। ये कहलाता था स्लाइड बाय ब्रिज और मीटर ब्रिज, क्योंकि पेपर में तो डिस्क्रिप्शन तो आनी नहीं है, ये फॉर्मूला है जो आपके जहन में होना चाहिए। एक बात, Lx और Lr का सम हमेशा कितना आना चाहिए, Lx और Lr का सम हमेशा कितना आना चाहिए, 100 सेंटीमीटर। जवाब सही है आपका, यूनिट में गड़बड़ हो गई। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, क्यों, क्योंकि Lx आएगा 100 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यानी दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 100 होगा। सब अपने पास नोट कर लीजिए। लेकिन हम तो वैल्यूज पुट करेंगे ना, हमें Lx और R की वैल्यू पता होगी। R की वैल्यू पता होगी, R की जगह हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, तो मैं याद होता है 5 ओम है, 10 ओम है, सब नोन होगा सिवाय x के। कोई एक अननोन हो, कोई एक अननोन हो।
याद है। अच्छा, जिस तरह आपने मीटर पढ़ा, मुझे दो तीन छोटे छोटे डिवाइसेस पढ़ानी, एक कहलाती है रियोस्टेट। रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर मैं इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लूं, रियोस्टेट जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, या यार इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते, लेकिन नॉन कैलिब्रेटेड। नॉन कैलिब्रेटेड क्या है? जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ना, आपको पता होगा 1 ओम 2 ओम 3 एंड 4 एंड 5 है, इसको नहीं पता। इस बार आप ये तो कह सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ रही है या कम हो गई है, कितनी बढ़ गई हो गई, कितनी कम हो गई, ये नहीं बता सकते। कैसे बनाई जाती है? आपने एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के ऊपर एक वायर जो है वो वाइंड किया है। इस बात का कि काफी बड़ा सिलेंडर हो, ये वायर जो है वो बिल्कुल सॉलिनॉइड होता है, देखने में वैसे लगेगा। एक स्क्रू यहाँ पर होता है और एक स्क्रू यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक रॉड लगी होगी, इस रॉड के एंड में भी एक स्क्रू होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ। इस रॉड के ऊपर एक स्लाइडर लगा हुआ, ठीक है। वो स्लाइडर जो है वो एक पीस ऑफ प्लास्टिक है जो यहाँ पर होगा, और इससे जो है एक मेटालिक कनेक्टर होगा इस तरह। अच्छा, मेटालिक कनेक्टर सिर्फ एक तरफ भी होगा, अगर ये सिलेंडर है तो मेटालिक कनेक्टर ऐसे हो, जैसे इसे दोनों एंड से क्या किया हुआ होगा, टच किया हुआ। जिस मटेरियल से ये रॉड बनी है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है? 0। जिस मटेरियल से ये कनेक्टर बना है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है? 0। अब और से सुनिए, अगर मैं एक वायर यहां कनेक्ट करूं और दूसरा यहां कनेक्ट करूं, तो करंट यहां से एंटर होगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, रेजिस्टेंस कितनी होगी? 0। लेकिन अगर मैं एक वायर यहां कनेक्ट करूं और एक यहां कनेक्ट करूं, तो कॉइल पूरा इस्तेमाल होगा, जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, क्योंकि पूरा कॉइल इस्तेमाल होगा। देखिए, अगर मैं एक बार यहाँ पे लगाऊं, एक बार यहाँ पे लगाऊं, तो जो करंट होगा वो करंट है वो सीधा इस रॉड से निकल जाएगा। अगर करंट जो है वो सीधा इस रॉड से निकल गई तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 0। अगर मैं एक बार यहाँ पे लगाऊं एक बार यहाँ पे लगाऊं, तो इसका मतलब करंट पूरा जो है वो कॉइल से गुजरेगा। अगर पूरा करंट कॉइल से गुजर रहा है तो इसका मतलब पूरा कॉइल इस्तेमाल हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं कनेक्शन जो है वो इस तरीके से बनाऊं कि एक वायर मैंने ये लगाया और एक वायर मैंने ये लगाया, तो मतलब करंट का फ्लो देखो, करंट यहां से एंटर होगा, क्या आगे जा सकता है? नहीं। इस कनेक्टर के थ्रू यहाँ आएगा और अब इधर से गुजरेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब आप इतना कॉइल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर स्लाइडर को मूव करवा के यहाँ लेके आ जाए, तो अभी करंट यहाँ से यहाँ तक पूरा जाएगा, स्लाइडर से नीचे आएगा, इतना कॉइल इस्तेमाल होगा। क्योंकि जब कॉइल कम हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? कम। तो बात सही बना है। हम ये कह रहे हैं रियोस्टेट इस तरीके से वर्क करता है। रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, लेकिन रियोस्टेट जो है वो नॉन कैलिब्रेटेड होती है। आपको ये नहीं पता होगा, नहीं अगर मैं आपसे कहूं कि रियोस्टेट को यहाँ करिए, तो ये मतलब आप सिर्फ रियोस्टेट को वहीं पे ले जाइए जहां पहले काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैलिब्रेटेड नहीं है, नॉन कैलिब्रेटेड है। अपने पास नॉन कैलिब्रेटेड इसी सब्सटेंस की एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट कंपैरेटिव नॉर्मली क्या अगर नीचे पूरे कॉइल की रेजिस्टेंस 100 हो और ऊपर वाला अगर 0.1 भी है